एक ऐसा शहर जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। प्राचीन भारत का एक अनमोल रत्न। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें और धरोहरें इसकी समृद्ध विरासत की गवाही देती हैं। लेकिन 3 दिसंबर 1984 की रात ये मौत का शहर बन गया। एक खामोशी जो पहले सुकून देती थी, अब डरावनी हो गई। एक खामोश कातिल गलियों में रेंग रहा था। यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने के बीच से एक जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था। हफ्तों से चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज किया जा रहा था। सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी। सुरक्षा के इंतजाम ढीले थे। मजदूर चिंतित थे, लेकिन उनकी चिंताओं को किसी ने नहीं सुना। वे जानते थे कि कुछ गलत हो सकता है, लेकिन उनकी आवाजें अनसुनी रह गई। आधी रात के आसपास एक खराब वाल्व के कारण एक स्टोरेज टैंक के अंदर पानी घातक मेथिल आइसोसायनेट या MIC के साथ मिल गया। यह एक विनाशकारी रासायनिक प्रतिक्रिया की शुरुआत थी। दबाव बढ़ता गया, एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन शुरू हो गया। यह एक समय बम की तरह था जो किसी भी समय फट सकता था। जल्द ही टनों जहरीली गैस रात में फैल जाएगी। यह गैस हवा में घुलकर पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेगी। भोपाल के लोग सो रहे थे, उस अदृश्य दुश्मन से बेखबर जो उन पर हमला करने वाला था। वे नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। वे एक ऐसी दहशत से जागेंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस भयावह रात उनका सबसे बड़ा डर एक जीता जागता सपना बन गया। लोग अपने घरों से भागने लगे, लेकिन कोई भी सुरक्षित नहीं था। भोपाल जंक्शन पर रात की पाली पूरी तरह से चल रही थी। स्टेशन अधीक्षक S शर्मा प्लेटफॉर्म पर नजर रखे हुए थे। उनके डिप्टी R.K. शर्मा ट्रेनों की आवाजाही देख रहे थे। ये एक आम रात थी। यात्री सो रहे थे। विक्रेता अपना सामान बेच रहे थे। 12:05 पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस लेट चल रही थी। यात्री बड़बड़ा रहे थे। उन्हें क्या पता था, ये देरी उनकी जान बचा सकती है। हवा में एक अजीब सी जलन महसूस हुई। लोग खांसने लगे। उनकी आंखों में जलन होने लगी। स्टेशन के बाहर फैक्ट्री के पास की झुग्गी बस्तियों में परेशानी के पहले संकेत दिखाई देने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घातक धुंध पहले ही उन पर छा चुकी थी। अचानक तीखी गैस की एक लहर भोपाल जंक्शन से टकराई। इससे आंखों में जलन हुई, फेफड़ों में दिक्कत हुई, अफरा तफरी मच गई। यात्री चीखने लगे, अपने गले को पकड़ लिया, हवा के लिए तड़पने लगे। डिप्टी स्टेशन अधीक्षक R.K. शर्मा ने अपनी आंखों में जलन महसूस की। उन्होंने साथियों को धुएं में घुटते हुए गिरते देखा। वे जानते थे कि कुछ बहुत गड़बड़ है। बाहर स्टेशन घने सफेद धुंध में डूबा हुआ था। देख पाना लगभग नामुमकिन था। लोग अंधे और हांफते हुए भागे। हवा में मिर्ची जलने की गंध आ रही थी। ये कोई मामूली गैस रिसाव नहीं था, ये एक तबाही थी। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर तेज सोच और अपार साहस वाले इंसान थे। वे हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहते थे और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। अपने फेफड़ों में तेज दर्द के बावजूद वे जानते थे कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। उनकी हालत गंभीर थी, लेकिन उनके मन में एक ही बात थी, लोगों की जान बचानी है। हजारों लोगों की जान उन पर निर्भर करती थी। स्टेशन पर अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और हर कोई सुरक्षित स्थान की तलाश में था। अपने आसपास फैली अफरा तफरी को नजरअंदाज करते हुए दस्तगीर ने धुंध के बीच से गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को आते देखा। ट्रेन की रोशनी धुंध में चमक रही थी और दस्तगीर को तुरंत निर्णय लेना था। वे ट्रेन को रोक सकते थे, लेकिन ट्रेन में सवार हजारों लोगों का क्या होगा? हर यात्री की आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा। क्या वे स्टेशन के अंदर ज्यादा सुरक्षित रहेंगे या घातक बादल से दूर तेजी से भागेंगे? दस्तगीर के सामने एक कठिन सवाल था। संकट की उस घड़ी में दस्तगीर ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर जीवन और मृत्यु निर्भर करती थी। उन्होंने अपने अनुभव और साहस का परिचय देते हुए निर्णय लिया, वे ट्रेन को आगे भेज देंगे। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन दस्तगीर ने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। जलते हुए गले से उन्होंने सिग्नल दिया। उनकी आवाज में दृढ़ता और संकल्प था। अंधेरे में रोशनी की किरण। गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस स्टेशन से आगे बढ़ी।
और रात में गायब हो गई। दस्तगीर ने राहत की सांस ली, यह जानते हुए कि उन्होंने सही निर्णय लिया था। गैस की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आसपास की झुग्गियों के डरे हुए निवासी, उनकी आंखों में जलन, उनके बच्चे हाँफ रहे थे, स्टेशन की ओर दौड़ पड़े। उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। स्टेशन अकल्पनीय पीड़ा का दृश्य बन गया। हजारों लोग खांस रहे थे और उल्टी कर रहे थे, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अफरा तफरी में परिवार बिछड़ गए। बच्चों के रोने की आवाज रात में गूंज रही थी। स्टेशन अधीक्षक एसएस शर्मा ने डर के मारे देखा, क्योंकि प्लेटफॉर्म मरने वालों और मृतकों से भर गया था। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क कर दिया था, लेकिन मदद मिलने में सदियां लग रही थी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, एम्बुलेंस और अस्थायी स्ट्रेचर पीड़ितों को भोपाल के अस्पतालों में लाते रहे। हर गुजरते घंटे के साथ स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी और अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। इस पैमाने की आपदा के लिए शहर की चिकित्सा सुविधाएं तैयार नहीं थी। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो गई और दवाओं की आपूर्ति भी तेजी से खत्म हो रही थी। डॉक्टर और नर्स, जिनमें से कई खुद भी गैस के संपर्क में आ गए थे, मरीजों की भारी संख्या से अभिभूत होकर अथक परिश्रम कर रहे थे। वे बिना रुके काम कर रहे थे, अपनी जान की परवाह किए बिना। उन्हें पता नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। इस नई और अज्ञात आपदा के सामने चिकित्सा कर्मी असमंजस में थे और सही उपचार का तरीका खोजने की कोशिश कर रहे थे। लक्षण चौंकाने वाले थे। आंखों में जलन, मुंह से झाग आना, सांस लेने में तकलीफ। मरीजों की हालत देखकर डॉक्टर भी हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मदद करें। यह गलत सूचना घातक साबित हुई, जिससे महत्वपूर्ण चिकित्सा उपचार में देरी हुई। इस देरी ने कई लोगों की जान ले ली और स्थिति को और भी विकट बना दिया। गलत जानकारी के कारण सही उपचार समय पर नहीं मिल सका, जिससे पीड़ितों की संख्या बढ़ती गई। इस भ्रम को और बढ़ाते हुए यूनियन कार्बाइड ने इस घटना को कम करके दिखाने के लिए शुरू में दावा किया कि गैस एक मामूली अड़चन थी। उन्होंने जनता को आश्वस्त करने की कोशिश की कि स्थिति नियंत्रण में है। कीमती समय नष्ट हो गया, क्योंकि डॉक्टर रहस्यमय गैस और उसके प्रभावों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यूनियन कार्बाइड की गलत सूचना ने भ्रम पैदा कर दिया था और राहत प्रयासों में बाधा उत्पन्न की थी। सच्चाई यह थी कि यूनियन कार्बाइड को ठीक ठीक पता था कि एमआईसी कितना घातक था। उनके पास इसका तोड़ था, सोडियम थायोसल्फेट, लेकिन उन्होंने इस जानकारी को छिपा कर रखा। क्यों? शायद वे कानूनी और आर्थिक नतीजों से डरते थे। उनके कारण जो भी रहे हों, उनकी चुप्पी ने अनगिनत लोगों की जान ले ली। इस बीच भोपाल के लोग पीड़ित होते रहे। अस्पताल बीमारों और मरने वालों से ओवरफ्लोइंग थे। हवा में मौत की बदबू आ रही थी। जैसे ही दुनिया ने डर के मारे देखा, एक अप्रत्याशित स्रोत से आशा की एक किरण निकली। जर्मन टॉक्सिकोलॉजिस्ट डॉ एच.एल. हेन वर्षों से एमआईसी के प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे। वे जानते थे कि अगर जल्दी दिया जाए तो सोडियम थायोसल्फेट एक असरदार तोड़ हो सकता है। हालांकि डॉ हेन के निष्कर्षों का विरोध हुआ। कुछ डॉक्टरों को संदेह था, जबकि अन्य संभावित दुष्प्रभावों से डरते थे। सोडियम थायोसल्फेट को लेकर विवाद तब भी जारी रहा, जब तक कि मरने वालों की संख्या बढ़ती रही। चुनौतियों के बावजूद डॉ हेन ने हार नहीं मानी। जितनी हो सके उतनी जान बचाने के लिए अथक प्रयास करते रहे। उनके प्रयास, हालांकि देरी और गलत सूचना से बाधित त्रासदी के बीच, आशा की किरण बन गए। आपदा के बाद दुनिया सदमे और गुस्से में डूब गई। भोपाल गैस त्रासदी, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, कॉर्पोरेट लापरवाही की भयावह मानवीय कीमत का एक सख्त अनुस्मारक थी। जांच में यूनियन कार्बाइड प्लांट में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की एक पूरी कहानी सामने आई। लागत में कटौती, ढीले नियमों और मानव जीवन के प्रति घोर अवहेलना ने आपदा के लिए एकदम सही स्थिति बना दी थी। यूनियन कार्बाइड ने एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मुआवजे में बहुत ही कम राशि का भुगतान किया। फिर भी तमाम सबूतों के बावजूद न्याय मायावी बना रहा। पीड़ितों, जिनमें से कई जिंदगी भर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित रहे, को बहुत ही कम राशि मिली। न्याय की लड़ाई आज भी जारी है। भोपाल गैस त्रासदी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया के महत्व का एक भयानक अनुस्मारक है। आपदा के बाद के दिनों और हफ्तों में ये पत्रकार ही थे जिन्होंने सरकारी बयानों को साहसपूर्वक चुनौती दी, गैस रिसाव के बारे में सच्चाई उजागर की और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया। त्रासदी कंपनियों की जवाबदेही और पर्यावरण नियमों के महत्व को भी रेखांकित करती है।
भोपाल से सीखे गए सबक कभी नहीं भूले जाने चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए, सत्ता में बैठे लोगों से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी भयावह घटना दोबारा कभी न हो।